गांव सोंधापुर की सुबह हमेशा धूप से पहले जाग जाती थी। खेतों में आती मिट्टी की खुशबू और मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को जीवित कर देती थी। उसी गांव में रहता था जय प्रताप सिंह। उम्र लगभग 30 साल, लंबा, शांत स्वभाव का और जिम्मेदारियों से भरा हुआ। पिता की अचानक मौत के बाद उसने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी। घर में उसकी माँ सावित्री देवी और उसकी छोटी बहन पायल थी। जय का एक सपना था, शहर जाकर बड़ा किसान, उद्यमी बनना, आधुनिक खेती शुरू करना, लेकिन कर्ज और परिवार की जिम्मेदारियां उसे बांधे रखती थी। उसी गांव में आई थी कविता शर्मा, शहर में आई नई स्कूल टीचर। वह पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और सीधी बात करने वाली लड़की थी। उसके पिता रिटायर्ड पोस्टमैन थे और वह चाहती थी कि गांव के बच्चों की पढ़ाई सुधरे। कविता में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके भीतर भी एक अधूरापन था। उसने कभी अपने लिए जीना सीखा ही नहीं था। पहली मुलाकात स्कूल में हुई। जय अपने खेत में लौटते हुए स्कूल के पास रुका, क्योंकि उसकी बहन पायल वहीं पढ़ती थी। कविता बच्चों को पढ़ाते हुए सख्त थी, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा साफ झलकती थी। जय को पहली बार लगा कि गांव में कोई ऐसा आया है जो बदलाव ला सकता है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। खेतों की बातें, पढ़ाई की बातें, गांव की समस्याएं। कविता जय के संघर्ष को समझने लगी थी और जय कविता की ईमानदारी को। लेकिन हर कहानी के में एक चुनौती होती है। गांव का सबसे बड़ा जमींदार था राहुल चौधरी, अमीर, प्रभावशाली और अहंकारी। वह चाहता था कि जय अपनी जमीन बेच दे ताकि वह पूरा इलाका खरीद सके, लेकिन जय ने मना कर दिया। यह जमीन उसके पिता की आखिरी निशानी थी। राहुल को यह बात चुभ गई। उसने दबाव बनाना शुरू किया। कभी बैंक के कर्ज की धमकी, कभी फर्जी कागजात, कभी पंचायत में बदनाम करने की कोशिश। गांव के कई लोग राहुल के पैसे के सामने झुक गए। कविता ने यह सब देखा। उसने जय से कहा कि लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, आत्मसम्मान की है। पहली बार जय को लगा कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे जय और कविता का रिश्ता गहरा होने लगा। यह कोई फिल्मी प्यार नहीं था। यह वह प्यार था जो संघर्ष में जन्म लेता है। बारिश में भीगते हुए खेत बचाना, स्कूल के बच्चे के लिए फंड जुटाना, माँ की दवाई लाना, इन सब के बीच उसका रिश्ता मजबूत हुआ। लेकिन संघर्ष और बढ़ा। राहुल ने झूठा केस दर्ज करवा दिया कि जैंक ने बैंक का लोन नहीं चुकाया है। जमीन जब्त होने की नौबत आ गई। माँ की तबीयत बिगड़ गई। पायल की पढ़ाई रुकने लगी। एक रात जय टूट गया। उसने सोचा जमीन बेच दे, लेकिन उसी रात कविता ने उससे कहा, अगर तुम आज हार मान गए तो सिर्फ जमीन नहीं, अपना आत्मविश्वास भी खो दोगे। अगले दिन कविता ने स्कूल के बच्चों और गांव के कुछ ईमानदार लोगों के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की। उन्होंने सोशल मीडिया पर मामला उठाया, जिला अधिकारी से मिले, कागजात की जांच शुरू करवाई। पता चला कि राहुल ने फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं। जांच बैठी, पंचायत में सच्चाई सामने आई। राहुल का प्रभाव टूट गया। उसे जुर्माना भरना पड़ा और जमीन पर उसका दावा खारिज हो गया। लेकिन कहानी का असली अंत यहाँ नहीं था। कुछ महीनों बाद जय ने आधुनिक खेती की शुरुआत की। ड्रिप सिंचाई, नई तकनीक, सब कुछ। कविता ने स्कूल की लाइब्रेरी खुलवाई। गांव बदलने लगा। एक शाम उसी खेत के किनारे जहाँ कभी जय हार मानने वाले था, उसने कविता से कहा, मैंने हमेशा मिट्टी की खुशबू को ही अपना सहारा माना था, लेकिन अब समझ आया, असली ताकत साथ चलने वाले इंसान से मिलती है। कविता, कहानी जमीन की नहीं थी, हिम्मत की थी। 1 साल बाद उसकी शादी हुई, साधारण, बिना दिखावे के। पूरा गांव शामिल हुआ। राहुल गांव छोड़कर शहर चला गया। जय का परिवार मजबूत हुआ। कविता का सपना पूरा हुआ और सोंधापुर की सुबह पहले से ज्यादा उजली हो गई। सोंधापुर में अब सब कुछ पहले जैसा शांत नहीं रहा था। गांव की गलियों में फुसफुसाहटें थी। चौपाल पर बैठकी लंबी हो गई थी। हर बातचीत का सिरा कहीं न कहीं जय प्रताप सिंह की जमीन पर आकर रुकता था। जय यह सब देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन चुप रहा था। उसकी चुप्पी मजबूरी की थी, डर की नहीं। पर गांव इसे कमजोरी समझने लगा था। इस सबके बीच एक नया चेहरा गांव में उभरा था, रमेश काका। उम्र 50 के आसपास, कभी जय के पिता के सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे। वह शहर में काम करके लौटे थे और सीधे जय के घर में आए। माँ सावित्री देवी ने उसे देखते ही कहा, अब आया है याद करने, जब मेरे आदमी जिंदा थे तब तो शहर बड़ा प्यारा लगता था। रमेश काका ने सिर झुका लिया। उसने धीमे स्वर में कहा कि गलती उसकी थी, लेकिन अब तो हो रहा है तो वह सिर्फ जय के साथ ही नहीं, पूरे गांव के साथ अन्याय है। जय ने पहली बार खुलकर बात की। उसने बताया कि कैसे राहुल चौधरी दबाव बना रहा है, कैसे बैंक नोटिस आ रहे हैं और कैसे वह हर रात यही सोचता है कि माँ और बहन को कि इस बात से कैसे बचाए। उधर स्कूल में कविता की अपनी लड़ाई चल रही थी। सुनीता मैडम, जो उससे उम्र में बड़ी थी और गांव की ही रहने वाली थी, कविता को समझाने लगी कि गांव में रहकर ज्यादा सच बोलना आसान नहीं होता। कविता ने मुस्कुरा कर कहा, अगर सच बोलना छोड़ दूं तो पढ़ाना भी छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर सुनीता मैडम चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में सम्मान था। कविता की एक और दोस्त थी, नीलम, जो आंगनबाड़ी में काम करती थी। नीलम गांव की
हर कहानी जानती थी। उसी ने कविता को बताया कि राहुल चौधरी पहले भी लोगों की जमीन हड़प कर चुका है। फर्क बस इतना है कि इस बार सामने कोई झुकने को तैयार नहीं। नीलम ने यह भी कहा कि गांव की औरतें जय के पक्ष में हैं, लेकिन खुलकर बोलने से डरती हैं। घर में हालात और बिगड़ रहे थे। सावित्री देवी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। एक शाम जब जय देर से लौटा तो माँ ने टूटे स्वर में कहा, बेटा, अगर जमीन बेचनी पड़ी तो बेच देना। मैं तुम्हें रोज इस तरह घुटते नहीं देख सकती। जय पहली बार मां के सामने रो पड़ा। उसने कहा कि अगर वह झुक गया तो पायल का भविष्य भी। पायल, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, उसी रात बोली, भैया, अगर आपको लगे कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन आप हार मत मानना। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा। इसी बीच राहुल चौधरी ने अपना अगला दांव चला। उसने गांव के कुछ युवकों को शराब पिलाकर जय के खिलाफ नारे लगवाए। पंचायत में जय को अपमानित किया गया। कहा गया कि वह गांव का विकास रोक रहा है। उस दिन पंचायत में कविता भी पहुंची। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस शांत स्वर में पूछा कि अगर विकास का मतलब किसी की जमीन छीनना है तो ऐसा विकास किसके लिए है। कुछ लोग नजरें चुराने लगे। रमेश काका ने आगे आकर जय के पिता के जुड़े पुराने कागजात दिखाए। पता चला कि जमीन पर जय का अधिकार पूरी तरह वैध था। यह पहली बार था जब राहुल की चाल सबके सामने कमजोर पड़ती दिखी, लेकिन राहुल मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसी रात जय और कविता खेत के किनारे बैठे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन माहौल भारी था। जय ने कहा कि उसे डर लगता है, हार का नहीं बल्कि इस बात का कि कहीं कविता इस लड़ाई में फंस ना जाए। कविता ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब मुश्किल में साथ खड़े हो। यह कोई प्रेम घोषणा नहीं थी, यह एक वादा था। अगले दिन बैंक से नोटिस आया कि जमीन नीलाम हो सकती है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। उसी शाम नीलम और सुनीता मैडम कुछ और औरतों के साथ सावित्री देवी के पास आई। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे गवाही देंगी, आवाज उठाएंगी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। यह डर के नहीं, समर्थन के आंसू थे। राहुल चौधरी ने अब यह सब देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि कहानी उसके हाथ से फिसल रही है। उसने जय को बुलवाया और समझौते की पेशकश की, पैसे, नौकरी, सुरक्षा। जय ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि कुछ चीजें खरीदी नहीं जाती हैं। अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही, यह भरोसे, रिश्तों और पूरे गांव की आत्मा की लड़ाई बन चुकी है। और हर किरदार, छोटा हो या बड़ा, अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका है, अपने डर, अपने साहस और अपनी उम्मीदों के साथ। बैंक की अंतिम चेतावनी आ चुकी। अगर 10 दिन में रकम जमा नहीं हुई तो जमीन की नीलामी तय थी। गांव के चौके पर यह खबर फैल गई थी जैसे सूखी घास में आग। लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे, कुछ जय के साथ, कुछ राहुल की ताकत के आगे झुके थे। उस रात जय घर के आंगन में बैठा था, हाथ में पिता की पुरानी डायरी। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, जमीन सिर्फ खेत नहीं होती, यह आने वाली पीढ़ी की रीढ़ होती है। जय ने पन्ना बंद किया और पहली बार खुद से पूछा, क्या वह अपने पिता के भरोसे पर खरा उतर पाएगा। उधर कविता ने फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ भावनात्मक सहारा काफी नहीं होगा। उसने जिला सहकारी बैंक के मैनेजर से मिलने का समय नहीं लिया। साथ में रमेश काका और गांव के दो बुजुर्ग किसान भी गए। कागजात की गहराई से जांच हुई। पता चला कि लोन की राशि में अनियमितता थी, ब्याज गलत जोड़ा गया था। यह वही चाल थी जो राहुल के आदमी ने बैंक में मिलकर चली थी। जब यह बात खुली तो बैंक के नीलामी की प्रक्रिया रोक दी, लेकिन इससे पहले कि जय राहत की सांस ले पाता, राहुल ने नया दांव चला। उसने अपने आदमियों से जय के खेत की फसल रात में कटवा दी। सुबह जब जय खेत पहुंचा तो उसकी मेहनत का, महीनों का पसीना जमीन पर बिखरा पड़ा था। उस दिन जय टूट गया। वह पहली बार खुलकर गुस्से में आया। उसने राहुल के घर जाकर सामना किया। गांव वाले भी पीछे पीछे आ गए। राहुल ने हंसते हुए कहा कि उसके पास सबूत है कि फसल प्राकृतिक कारणों में बर्बाद हुई। माहौल गर्म हो गया। बात हाथापाई तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक पायल भीड़ चीरकर आगे आई और बोली, अगर आज भैया हाथ उठाएंगे तो आप जीत जाएंगे, आप चाहते ही यही हैं। जय रुक गया। उसने भीड़ की तरफ देखा। उसे समझ आया कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, जीती जाएगी। उसी शाम कविता ने एक और कदम उठाया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला कि जिसमें गांव के किसान, महिलाएं और बुजुर्ग अपनी बात कर रहे थे। वीडियो तेजी से फैला। जिला प्रशासन हरकत में आया। जांच बैठी। बैंक घोटाले और फसल की बर्बादी के पीछे राहुल के लोगों की भूमिका सामने आने लगी। गांव में पहली बार राहुल के खिलाफ खुलकर आवाज उठी। रमेश काका ने पंचायत में खड़े होकर कहा, जिसने दूसरों का हक छीना है आज उसका चेहरा सामने है। सुनीता मैडम और नीलम ने भी गवाही दी। औरतें जो अब तक डरती थी खुलकर बोली। राहुल का प्रभाव टूटने लगा। प्रशासन ने उस पर जुर्माना लगाया और जमीन हड़पने के मामले की जांच शुरू हुई। उसके आदमी एक एक करके पीछे हटने लगे। पहली बार वह अकेला खड़ा था। कुछ हद
हफ्तों बाद जब मामला शांत हुआ, जय ने खेत की नई बुआई शुरू की। इस बार सिर्फ उसके परिवार ने नहीं, पूरे गांव ने साथ दिया। कोई बीज लाया, कोई मजदूरी में हाथ बटाने आया। मिट्टी में फिर उम्मीद बोई गई। एक शाम वही खेत, वही ढलता सूरज, जय और कविता साथ खड़े थे। जय ने कहा, मैं समझ गया हूँ, यह जीत मेरी नहीं है, यह उन सब की है जिन्होंने डर के बावजूद साथ दिया। कविता मुस्कुराई और बोली, यह कहानी सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह भरोसे की थी। कुछ महीनों बाद फसल लहलहाई, बैंक का कर्ज चुक गया, गांव में सहकारी समूह बना ताकि आगे कोई अकेला ना पड़े। राहुल गांव छोड़कर शहर चला गया, उसकी ताकत चली गई थी, क्योंकि लोग अब चुप नहीं थे। एक साल बाद उसी खेत के किनारे सादगी से जय और कविता की शादी हुई। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस मिट्टी की खुशबू, ढलता सूरज और लोगों की दुआएं। सावित्री देवी ने आंखों में संतोष था। पायल कॉलेज जाने लगी, गांव में लाइब्रेरी खुली और सोंधापुर की सुबह अब सिर्फ धूप से नहीं, उम्मीद से भी जागती थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।